नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन कुशवाहा। जीवनी के सेशन में आपको लिए चलता हूं कि मदन लाल ढींगरा कैसे थे। दोस्तों, मदन लाल ढींगरा ने इंग्लैंड में जाकर के वहां पिस्तौल खरीद के प्रैक्टिस लगा करके एक पार्टी में कर्जन वायली के सर में, छाती में बड़ी नज़दीक से गोली मारी थी दोस्तों। और एक उसके शुभचिंतक भारतीय जो इन पर झपटा, अंग्रेज का चापलूस था, गुलाम था, उसको भी उन्होंने शूट कर दिया दोस्तों। तो चलिए जानते हैं मदन लाल ढींगरा ने देश का नाम कैसे ऊंचा किया था। इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के पदाधिकारी जो भारत में शासन करता था उसकी वहाँ हत्या करके और जो है इत्मीनान से अपने आप को कानून के हवाले करते हैं। और वहाँ कोर्ट में कहते भी हैं कि अगर जर्मनी आप पर हमला कर दे और जर्मनी का शासन आपके ऊपर हो जाए तो आप भी यही करेंगे जो मैंने किया है, आप भी जर्मन ऑफिसर की इसी तरह हत्या करेंगे। तो मैंने कोई गलत नहीं किया है, अपने देश की आज़ादी के लिए एक छोटा सा कुर्बानी दी है दोस्तों, खुद की और उसकी कर्जन वायली की हत्या करके। तो चलिए जानते हैं इनका जीवन परिचय दोस्तों। तो दोस्तों ये हैं मदन लाल ढींगरा। दोस्तों, मदन लाल ढींगरा का जन्म 1887 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। इस जन्म द्वारा एक बात तो साबित हो गई कि कुपात्र के यहाँ सुपात्र भी पैदा हो जाता है दोस्तों। स्वाति नक्षत्र की बूंद अमृत भी बन सकती है और विष भी, क्योंकि यह तय करने का कार्य विधाता का ही होता है। उनके पिता डॉक्टर दीतामल ढींगरा के आगे राय साहब की उपाधि लगती थी। जाहिर है कि इस प्रकार की उपाधियों को अंग्रेजों द्वारा गद्दार व लालची भारतीयों को थोक में बांटा गया था। पिता ने पुत्र को लाहौर में शिक्षा दिलाने के पश्चात अपने ही प्रतिष्ठान के 2 कार्यालयों में आजीविका प्रदान की, किंतु उनका मन व्यवसाय में नहीं लगा। उनके बड़े भ्राता कुंदन लाल तब लंदन में व्यापारी कारणों से मौजूद थे। 1906 में मदन लाल ढींगरा को भी लंदन भेजा गया और उन्हें इंजीनियरिंग महाविद्यालय में दाखिला प्राप्त हो गया। किंतु उस समय स्वयं मदन लाल ढींगरा को भी कहाँ पता था कि विधाता ने उन्हें देश की आज़ादी के संघर्ष की अभियांत्रिकी रचने का एक ऊर्जा बनाकर ही लंदन में भेजा है दोस्तों। होनी प्रबल होती है और वह भाग्य के लेखे के अनुसार ही पैर पसारने लगती है दोस्तों। यदि ऐसा न होता तो हिरण्यकश्यप के घर भक्त प्रहलाद कैसे पैदा हो सकता है। बेशक यह एक कटु सत्य है कि मदन लाल ढींगरा का लंदन प्रवास विशुद्ध विद्या अर्जन का ही विषय था, किंतु यह कैसे मामला क्रांति के पथ से संबंधित हो गया, यह देखना निश्चय ही दिलचस्प होगा। मदन लाल को लंदन जाना ही था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में विधाता ने कर्जन वायली के नाम का शख्स का दखल भी लिखा था और वह शख्स लंदन में ही निवास करता था। इस प्रकार 2 पात्र एक ही रणक्षेत्र लंदन में एकत्र हो गए। वहाँ की उनकी आरंभिक स्थिति को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। कर्जन वायली उस प्रकार का सरकारी अधिकारी था जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी योद्धाओं का दमन करने में ही जीवन की सार्थकता समझता था। पूर्व में वह ब्रिटिश सेना का अधिकारी रह चुका था। सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात वह लंदन में भारत सचिव का निजी सचिव बनाया गया। भारत सचिव ब्रिटिश हुकूमत में भारत की हुकूमत चलाने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके निजी सचिव के रूप में कर्जन वायली के पास विशेषाधिकारपूर्ण शक्तियाँ थीं। उस समय लंदन में एक इंडिया हाउस भी था। वह कोई सरकारी आवास नहीं था, वह भारतीय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा खरीदा गया एक निजी आवास था, जिसमें भारतीय छात्रों को रहने का इंतजाम था। सन 1908 में विनय दामोदर सावरकर इंडिया हाउस के प्रबंधन संभाल रहे थे। इसी दौरान वहाँ मदन लाल ढींगरा नाम का पंजाबी युवक भी निवास कर रहा था। तब किसे पता था कि 1 वर्ष के पश्चात यही युवक कर्जन वायली के खून से हाथ रंगने वाला है। मदन लाल ढींगरा पंजाब में अमृतसर के एक सफल डॉक्टर के बेटे थे। उनके ताऊ भी एक विख्यात डॉक्टर ही थे, जिन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा पाई थी। BA उत्तीर्ण करने के पश्चात मदन लाल अभियांत्रिकी की उच्च शिक्षा पाने के लिए इंग्लैंड आए थे। कम व्यय में इंग्लैंड में रहकर पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए इंडिया हाउस तब एक अच्छा आवास स्थल था। मदन लाल भी वहां पहुंच गए। फिर उसी स्थान
ने अपना प्रभाव उसी प्रकार दिखाना आरंभ किया जैसा तीर्थ स्थल अपना प्रभाव दर्शाता है। दोस्तों, बगावत की अर्ध शताब्दी। 2 मई 1908 को सावरकर के प्रयत्नों से सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अर्ध शताब्दी समारोह मनाने का निर्णय किया गया था। 2 मई 1857 को मेरठ की छावनी में भारतीय सैनिकों ने बगावत आरंभ किया था। इंग्लैंड में बैठकर उस संग्राम की स्मृति दिवस का आयोजन भी एक नई बगावत से कम नहीं था, जिसे अंग्रेज बगावत कहते थे। उसे स्वतंत्रता संग्राम कहना अंग्रेजों की दुखती रगों को सहलाना था। सावरकर ने तो इस संदर्भ में एक पूर्ण ग्रंथ ही रच दिया था। वह समारोह उस विशेष भव्य नहीं था। उस समारोह में अनेक देशभक्तों ने इंडिया हाउस में उपस्थिति दर्ज करवाई। वक्ताओं ने विचारपूर्ण वक्तव्य किए। महाविद्रोह में दिवंगत हुए शहीदों को हुतात्मा दिया गया। सभा में भाग लेने वाले को स्मृति चिन्ह के रूप में बिल्ले प्रदान किए गए, जिन्हें लोगों ने उत्साहपूर्वक अपने कोट पर सजाया। मदन लाल ढींगरा भी उस समारोह में शरीक हुए। वह हष्ट-पुष्ट रूपवान पंजाबी नौजवान थे। उन्हें भी स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक चिन्ह का वह बिल्ला अपने कोट पर सजाया था। अगले दिन भी वह उनके कोट पर लगा रह गया। महाविद्यालय में शिक्षक ने पूछा, यह तुम्हारे कोट पर क्या लगा है? मदन लाल ने गर्व से कहा, यह हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह है। शिक्षक बोले, इसे उतार दो। यह स्वाधीनता हेतु हमारे संघर्ष का प्रतीक है, इसे लगे रहने में क्या आपत्ति है? मदन लाल ने वाजिब प्रश्न किया, जिसका जवाब नहीं था। गलत प्रश्नों के उत्तर भी होते नहीं हैं। खुद सिर्फ अपमान का बोध खुद प्रश्नकर्ता को होता है। उदन ब्रिटिश शिक्षार्थी। मदन लाल के इस कठोर उत्तर से नाराज होकर कक्षा के अंग्रेज शिक्षार्थी मदन लाल पर अप्रत्याशित ढंग से टूट पड़े। उनके द्वारा वह बिल्ला छीनकर मदन लाल को पीटा भी गया। मदन लाल बेहद क्षुब्ध होकर यह कहते हुए कक्षा से लौटे, यदि मैं इस अपमान का प्रतिकार न किया तो मेरा भी नाम मदन लाल ढींगरा रहे। मदन लाल ने इंडिया हाउस से लौटकर यह किस्सा सावरकर को बताया तो सावरकर बेहद रुष्ट हुए। उन्होंने कहा, यह कोई नई बात नहीं। गुलाम होने के कारण हमें प्रत्येक स्थिति में अपमान का सामना करना पड़ता है और इस सब की जड़ है कर्जन वैली। भारत के लोगों के खिलाफ सारा जहर उसी ने भरा हुआ है। पहले वह दुष्ट भारत में रहकर आज़ादी के दीवानों को सताया करता था, अब यहाँ इंग्लैंड आकर वही सब दोहरा रहा है। तब इस कर्जन वैली को मृत्यु दंड दिया जाए तो कैसा रहे? मदन लाल के ठहरे हुए स्वर थे। यह सामयिक जोश भरी है, ऐसे काम ठोस निर्णय करने पड़ते हैं, सावरकर ने समझाते हुए कहा। दर्दनाक परीक्षा। सावरकर ने एक नैसर्गिक गुण यह था कि वह व्यक्ति की सही परख करते थे। आप जाकर आजमाकर देख लीजिए कि मेरा निर्णय ठोस है या नहीं, मदन लाल ने पुनः कहा। सावरकर ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, अपने हाथ मेज पर रख दो। जाहिर था विनायक के मन में कुछ चल रहा था, किंतु जो चल रहा था उससे आश्वस्त होना भी आवश्यक था। वह उस जोश को आजमाने की बात सोच रहे थे, जबकि मदन लाल अपनी हाथ हथेली ऊपर मेज की तरफ रख दिया था। सावरकर ने उठकर अलमारी से एक पैना सुआ निकाला और फुर्ती से मेज पर टिकी हथेली के पार कर दिया। मदन लाल के मुंह से आह तक नहीं निकली। उनके होठ पर जीत की मुस्कान थी, जैसे पूछ रही थी, वह मुस्कान सफल हुआ या नहीं? तुम कर सकोगे। यह कहकर सावरकर सुए को बाहर खींचा और फिर मदन लाल को सीने से लगा लिया। घाव पर पट्टी बांध दी गई। घाव 4-6 दिन में भर गया। इस प्रकार कर्जन वैली की हत्या की योजना बन गई। मदन लाल ने इंडिया हाउस छोड़ दिया और 108 लीडबरी मार्ग पर एक आवास में रहने लगे। उस मकान की मालकिन थी कुमारी मूरी हैरिस। उसके पास कुछ कमरे थे जिसे वह किराए पर दिया करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने एक खतरनाक किराएदार को रख लिया था। कर्जन वैली से मेलजोल। पहले कर्जन वैली लंदन प्रवासी भारतीय शिक्षार्थियों की चौकसी करता था। अब मदन लाल कर्जन वैली पर निगाह रखने लगे। जब कर्जन वैली भारत में था तब मदन लाल के पिता से उसका घनिष्ठ परिचय था। उसी सूत्र को थामकर उन्होंने कर्जन वैली से संपर्क बढ़ाया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक रिवॉल्वर और एक पिस्तौल भी खरीदी। इंग्लैंड में तब तनिक प्रयास से ही शस्त्र बाजार में हथियार मिल जाते थे। यह संस्था
आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण भी देती थी। मदन लाल उस संस्था के सदस्य बनकर बाकायदा निशाना लगाने का अभ्यास किया। अब सवाल यह था कि कैसे उचित मौका ढूंढी जाए जब कर्जन वायली को आसानी से मौत का निवाला बनाया जा सके। लंदन में इंडियन नेशनल एसोसिएशन नाम की संस्था थी जिसका नाम भ्रामक था। वह राष्ट्रवादी भारतीयों का संगठन न होकर भारतीयों को अंग्रेजों का वफादार बनाने वाला समूह था। उसकी सचिव थी कुमारी एमा जोसेफाइन बैक। कर्जन वायली का वधहस्त उस संस्था पर भी था। अपने मकसद की प्राप्ति हेतु मदन लाल भी इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सदस्य बन गए और उनके क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने लगे। 8 जून 1909 को गणेश विनायक दामोदर सावरकर को, जो विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भ्राता थे, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मदन लाल की ख्वाहिश तो यही थी कि उसी दिन कर्जन वायली का कत्ल कर दिया जाए, किंतु प्रयास करने पर भी उन्हें कोई कारगर मौका प्राप्त नहीं हो पाया। मौत के घाट उतारा दोस्तों। मदन लाल निरंतर कर्जन वायली की घात में लगे रहे। 1 जुलाई 1909 को इंडियन नेशनल एसोसिएशन का वार्षिक उत्सव होने जा रहा था। कुमारी जोसेफाइन बैक से मदन लाल को मालूम हुआ कि कर्जन वायली भी इस समारोह में शिरकत करने वाला है। 1 जुलाई 1909 को गुरुवार का दिन था। मदन लाल पहले निशानाबाजी करने हेतु गए। उन्होंने वहां अपने रिवॉल्वर और पिस्तौल से 1 दर्जन गोलियां चलाई। प्रत्येक गोली निशाने पर लगी। इससे प्रसन्न होकर वह अपने घर आए, भोजन किया, बढ़िया वस्त्र पहने, कोट पतलून के साथ उन्होंने सिर पर नीली पगड़ी भी बांधी। रिवॉल्वर, पिस्तौल और 2 चाकू उन्होंने एहतियात से जेब में रख लिया। वार्षिकोत्सव का जश्न इंपीरियल इंस्टीट्यूट के जहांगीर हॉल में मनाया जाना था। मदन लाल शाम 8 बजे वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर सचिव कुमारी एमा जोसेफाइन बैक बेहद प्रसन्न हुई। मदन लाल उत्साहपूर्वक एसोसिएशन के सदस्यों से वार्तालाप करते रहे, किंतु उनकी तवज्जो लगातार द्वार के अंदर प्रविष्ट होने वाले पर ही केंद्रित रही। बेशक लंबा और उबा देने वाला इंतजार उस दिन करना पड़ा। 8 बजे उस समारोह में आने के बाद वह प्रत्येक पल यही इंतजार कर रहे थे कर्जन वायली एक बार दिख जाए, किंतु 10 बजने वाले थे, वह नहीं आया था। वायली को कोई शक तो नहीं हो गया क्या आज हमारी सारी तैयारी व्यर्थ ही जाएगी? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। वह ठीक 10 बजे अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंच गया। लोगों ने जोश से उसका स्वागत किया। उत्सव का कार्यक्रम आरंभ हुआ। फिरंगियों के प्रति राजभक्ति से भरे वक्तव्य हुए। उत्सव के पश्चात लोग परस्पर मिलने व वार्तालाप करने लगे। इस बीच उचित अवसर की तलाश में थे मदन लाल ढींगरा। वह मौका शीघ्र ही मिला। तब वह लोगों से मुलाकात कर रहा था। वह भी सही अवसर देखकर कर्जन वायली के पास पहुंचे। वायली ने हेलो कहकर उनका अभिवादन किया। वायली तब मंच पर जाने वाली सीढ़ी पर मौजूद था। मदन लाल ने इशारा किया जैसे वह उनसे कुछ कहना चाह रहे हों। कर्जन वायली सुनने की मुद्रा में थोड़ा झुका। तभी मदन लाल ने रिवॉल्वर निकालकर 2 गोलियां उसके जिस्म में उतार दी। वायली के मुंह से मर्मांतक चीख उगली और वहीं ढेर हो गया। मदन लाल ने 3 गोलियां उसके सिर में लक्ष्य करके दागी थी, जिससे उसकी सूरत का चिथड़ा उड़ गया था। कई पलों तक लोगों को जैसे शाम सूख गया। उस सब का माहौल मातम और खौफ में बदल गया। एक गद्दार भी मारा गया। वहाँ अंग्रेज भक्तों का टोटा नहीं था। कावसजी लकक्का नाम का एक भारतीय शख्स मदन लाल पर झपट पड़ा। एक भारतीय को अंग्रेज के साथ देकर मदन लाल ने उसे भी गोली मार दी। उस पल तो वह नहीं मरा, किंतु अस्पताल में जाकर वह भी मर गया। वहाँ लोगों ने मदन लाल को पकड़ा। तब उनकी पिस्तौल भरी हुई थी और वह लोगों की हत्या भी कर सकते थे, किंतु वैसा उनका मकसद नहीं था। जो मकसद था वह वायली की हत्या करना मात्र ही था। लकक्का तो इस कारण मारा गया क्योंकि उसने अंग्रेज भक्ति दर्शाई थी। कर्जन वायली की मौत यदि मूलधन थी तो लकक्का की मौत उसका ब्याज अवश्य ही था। सपूत को कहा कपूत दोस्तों। कर्जन वायली की मौत ने पूरे इंग्लैंड में तहलका मचा दिया, लेकिन पूरी दुनिया में यह समाचार पहुंच गया कि जाहिर है यह समाचार भारत में भी पहुंचा और वहां क्रांतिकारियों ने खुशियां मनाई। किंतु मदन लाल के पिता ने तार प्रेषित कर इंग्लैंड के समाचार पत्रों को सूचित किया कि मदन लाल एक कपूत था और मैं उसे पुत्र नहीं मानता। इस प्रकार लालची, खुदगर्ज एवं डरपोक पिता ने अपने सपूत बेटे को कपूत कहकर मूर्खता की थी, जिसका पश्चातावा उस पिता ने अंतिम समय में अवश्य ही किया होगा। दोस्तों, मदन लाल के लिखित स्वीकारोक्ति।
मदन लाल ने पूरी योजना बनाई थी। इस कारण जाने से पूर्व अपनी जेब में अपना एक लिखित वक्तव्य रख कर ले गए। पुलिस ने उसे दबाए रखना उचित समझा, किंतु उस वक्त एक प्रति मदन लाल ने सावरकर को दे दी थी, जिसे बाद में सावरकर ने अखबारों में छपवा दिया। उस वक्तव्य में कहा गया कि मैं कबूल करता हूं कि मैंने एक अंग्रेज का खून किया है, ताकि मैं उसके खून से उन भारतीय नवयुवकों को अमानुषिक रूप से फांसी पर लटकाए जाने और आजन्म काले पानी की यातनाएं दिए जाने का प्रतिशोध ले सकूं। अपनी अंतरात्मा के अलावा इस प्रयत्न में मैंने किसी से सुझाव या मदद प्राप्त नहीं की है। जिस देश के शस्त्र छीन लिए गए हों, वहाँ खुली लड़ाई नहीं लड़ सकता। इस कारण मुझे अचानक पिस्तौल से हमला करना पड़ा। मेरा यकीन है मातृभूमि की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। मुझ धनहीन व बुद्धिहीन के पास मातृभूमि को अर्पित करने के लिए अपने रक्त के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वही अर्पित कर रहा हूँ। भारतवासियों को यह समझना है कि देश के प्रति किस प्रकार कुर्बानी दी जाए, वही तरीका सिखा रहा हूँ। अपने बलिदान पर मुझे गर्व है। मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूँ। मैंने एकदम ठीक किया। अदालत में मदन लाल पर मुकदमा चलाया गया। मदन लाल ने महज इतना कहा, मैंने जो कुछ किया एकदम ठीक किया। अंग्रेजों को भारत पर हुकूमत करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यदि कल जर्मन लोग इंग्लैंड को गुलाम बना ले तो अंग्रेज भी वही करेंगे जो मैंने किया है। 23 जुलाई 1909 को न्यायालय ने फैसला सुनाया। मदन लाल को मृत्युदंड की सजा दी गई। 17 अगस्त 1909 को लंदन के पैटनविल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों, भारत माँ की इस सच्चा सपूत आज़ादी की राह पर कुर्बानी देकर अमरत्व को प्राप्त हो गया। दोस्तों मदन लाल ढींगरा जी का जीवन परिचय कैसा था आपकी नज़र में? आप अपने उत्तर कमेंट में दें। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।